वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल ट्यूसडे को मैंने आपको स्मृति में मतलब संचयन से लेसन नंबर 2 स्मृति श्री राम शर्मा द्वारा लिखित पाठ का अध्ययन यानी कि स्व अध्ययन करने के लिए कहा था, सेल्फ स्टडी। अलावा इसके मैंने पाठ का सारांश भी छोटे रूप में बताया था कल के पीरियड में, है ना? याद आ रहा होगा इतना तो, कि भूल गए पीरियड होने के तुरंत बाद? नहीं ना? तो सब लोगों को फिर एक बार वेरी गुड मॉर्निंग। पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज मैं आपको ये ऑडियो वीडियो और पीपीटी लिंक के थ्रू स्मृति पाठ एक बार फिर से समझा देती हूँ। एक्सप्लेनेशन छोटा सा, मतलब सारांश के तौर पर। तो पाठ का नाम स्मृति, 9th स्टैंडर्ड, और लेखक श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा जी के बारे में मैंने कल भी आपको बताया। श्री राम शर्मा गायत्री यज्ञ और गायत्री महामंत्र के रचनाकार, बोलेंगे तो भी चलेगा। गायत्री यज्ञ के एक बहुत बड़े मतलब द्योता के रूप में जाने जाते हैं श्री राम शर्मा। यज्ञ यानी महापूजा। गायत्री मंत्र क्या है ये मैंने कल भी बताया था और बच्चों को मालूम भी है। जिन बच्चों को मालूम है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को मालूम नहीं है उनके लिए शर्म की बात है। मालूम होना चाहिए, ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम धार्मिक और आस्तिक रहते हैं तो इससे हमारा ही फ़ायदा है। मैं भी बहुत ज़्यादा आस्तिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हूँ। जितना चाहिए उतना परसेंटेज में तो होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत मन में भगवान के प्रति एक आस्था। तो गायत्री मंत्र क्या है टीचर? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह है गायत्री मंत्र, जिसके रचनाकार अब भी मैंने बताई श्री राम शर्मा। ये प्रस्तुत कहानी जो है ना, ये श्री राम शर्मा की एक शिकार कथा पर आधारित है बच्चों। शिकार कथा बेहद रोमांचकारी, भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाली, और कहीं कहीं बहुत मतलब खुशी के दृश्य तो कहीं दर्द भरे नज़ारे समझ में आते हैं इस पाठ में, और तरह तरह की भावनाओं का सम्मिलन इस पाठ में देखा गया है। पाठ के बारे में जानते हैं। इस पाठ में लेखक ने बाल्यावस्था की ना अपने बचपन की एक घटना का सजीव चित्रांकन किया है। एक घटना का मतलब एक सजीव घटना, वाकई जो उनके साथ हुई थी, उसका चित्रांकन किया गया है। इस कहानी में घटनाक्रम को बहुत ही रोमांचक शैली में लिखा गया है। रोमांचक का समानार्थी शब्द है रोंगटे खड़े कर देने वाली। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक परिस्थिति की गंभीरता और सामने आने वाले हर खतरे का वर्णन किया गया है। पाठक के कौतूहल को आदि से लेकर अंत तक ये जो क्या कहना चाहिए, हर क्षण है रोमांचक क्षण, ये बिल्कुल बनाए रखता है कि हे भगवान अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने कल भी आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में कि लेखक के बचपन की उस अकल की दाद देनी चाहिए कि लेखक कैसे पल 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 मतलब सोच कर आगे कदम बढ़ाने की सोचते हैं और उसमें वे कामयाबी भी हासिल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है बच्चों, ये हमको और आपको एकदम से नहीं आ सकता। तो पाठ में आने वाले कुछ पदों की यहाँ सूची दी गई है। लेखक को उनके भाई द्वारा बुलाया जाना, सबसे पहले तो उनको बुलाया जाता है। लेखक का अपने भाई से चिट्ठी लेना, पता चलना कि हाँ भाई चिट्ठियाँ छोड़ना है मक्खनपुर डाकखाने में, पोस्ट ऑफिस। लेखक का अपने छोटे भाई के साथ शहर की तरफ जाना। यहाँ की गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना बड़ी ई। शहर की ओर जाना। छोटी कब आती है? छोटी तब आती है जब एक वाक्य पूरा नहीं होता। रास्ते में आने वाले कुएं का दिखना, उस कुएं को बार बार देखना, उसमें सांप का होना। चिट्ठियों का अचानक कुएं में गिर जाना, और लेखक का कुएं में उतरना और उतर कर बड़े साहस के साथ चिट्ठियां निकालना। ये है इस पाठ में कुछ पद, उन पदों की सूची दी गई है। पद यानी वाक्य। और ये देखिए अगली स्लाइड में पाठ की कुछ छवियां आपको दिखाई दे रही है। अब छवि यानी क्या? तो चित्र। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? लेखक अपने छोटे भाई के साथ रास्ते में पड़ने वाले कुएं में पत्थर डाल रहे हैं, और पत्थर डालते डालते होता ये है कि ठोपियों में से निकलकर चिट्ठियाँ नीचे सीधी
कुएं में गिर जाती है और सांप के पास चली जाती है। तो पाठ का सार कुछ इस तरह से है। लेखक ने कभी न भूलने वाली बचपन की एक घटना का वर्णन किया है। किस तरह से उन्होंने अपने बचपन में सांप से लड़कर चिट्ठियों का बचाव किया था, इसका वर्णन यहाँ पर बहुत रोमांचक तरीके से किया गया है। ठंड का मौसम, इस समय हम करंटली किस मौसम में चल रहे हैं? ठंड में ही है। ठंड का मौसम, सर्दी, सर्द भरी रातें, सर्दी वाली लहर आती है, हवाएं और ठंडी का मौसम। तो सायंकाल के समय यानी शाम के समय लेखक अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, अपने छोटे भाई के साथ खेलकूद में व्यस्त थे। अचानक एक आदमी ने लेखक को आवाज़ दी कि आपके भाई साहब बुला रहे हैं, कि तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे हैं। लेखक अपने छोटे भाई को लेकर घर की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन ना डरते हुए। उनके हृदय में पता नहीं किसी अपराध के कारण पिटने का डर था। लेखक को मालूम था कि मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, पर पता नहीं अचानक भाई ने क्यों बुलाया, कहीं मुझे मार वार तो नहीं पड़ने वाली है। इसको बोलते हैं बच्चों आदर, बड़ों के प्रति। ऐसा नहीं कि आज बड़ों के प्रति आदर नहीं है लोगों के मन में, बच्चों के मन में, है ना, लेकिन आदर करने के तरीके बदल गए। कल भी बताई थी, आज भी बताती हूँ, हमेशा याद रखिए। आदर, सत्कार, रिस्पेक्ट करने के तरीके बदल गए हैं। पहले के आदर का तो एक उदाहरण मैं दे दूं। अरे बच्चों, माता पिता सिर्फ आंख दिखाते थे तो बच्चों को समझ में आ जाता था कि अरे बाप रे, जरूर मुझसे कोई या तो गलती हुई है या तो मुझे मार पड़ने वाली, कुछ तो गलत हुआ है। अब नहीं, अब बच्चे इतना नहीं डरते। अब ज़माने का और युग युग का, समय समय का, टाइम का क्या कहना चाहिए, परिवर्तन कहिए या बदलाव कहिए, जो भी है, बट पहले के संस्कारों में और पहले के आदर सत्कार में और आज के आदर सत्कार में और दिए गए संस्कारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज भी वो सारी बातें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कहीं तो भी सोचने को मजबूर करती है, क्या ये सही है या ये गलत है। ओके, तो इस तरह से आगे चलते हैं। तो पिटने के डर से लेखक डर गए। घर पहुंचते हैं तो उनके बड़े भाई पत्र लिखते हुए पाते हैं बड़े भाई को। तो लेखक के भाई ने उन्हें चिट्ठियां दी, बड़े भाई ने, और कहा कि तुम ऐसा करो, इसे मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस में डालो, अभी शाम को ही डालना है, ज़रा जल्दी जाओ। लेखक और उनके छोटे भाई अपने अपने डंडे लेकर चल पड़े। उनके पास डंडे रहते थे, डंडे। अब लेखक का डंडा है ना जस्ट नारायण महान। उन्होंने क्या किया, चिट्ठियों को टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी ना, जेबें। और एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास पहुंच गए, जिस कुएं में एक सांप रहता था। 2 महीने पहले से ही रह रहा था। उनको 2 महीने पहले से ही जानकारी थी कि भाई इस कुएं में एक सांप है। कुआं कच्चा था, मिट्टी का, और 24 हाथ गहरा था, उसमें पानी नहीं था। लेखक और उसके सहपाठी रोज स्कूल जाते समय क्या करते थे, प्रतिदिन बस अपना बैग रखा साइड में, 2-4 पत्थर उठाए, पत्थर डाला, सांप की फुसकार सुनी, बड़ी बहुत जोर जोर से हंसे, हा 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 हा, अरे वाह हम जीत गए, हमने सांप को पत्थर मारकर उसकी फुसकार सुन ली, वगैरह वगैरह, मजा ले लेकर चले जाते थे वहां से। अभी ये आज क्या हुआ, जब ये मक्खनपुर जा रहे थे, लेखक ने आज भी एक ढेला उठाया। ढेला मीन्स एक ऐसा पत्थर, और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। उछलकर एक हाथ से टोपी उतारी, सांप पर ढेला गिरा दिया। टोपी के हाथ में लेते ही क्या हुआ बच्चों, चिट्ठियाँ बिल्कुल ऐसी कटी पतंग की तरह गोल घेरा करती हुई, गोल घेरा बनाती हुई, धीरे धीरे तीनों की तीनों चिट्ठियाँ कुएं के अंदर। लेखक को तो ऐसा लगा जैसे उनकी जान निकल गई। दोनों कुएं की पार के पास बैठ गए। फिर क्या था, बैठ गए दोनों भाई, बड़ा भाई छोटा भाई। बड़ा वाला भाई लेखक यानी 11 साल का, तो छोटा भाई यानी 8 साल का। 2 भाई हैं, दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं।
खैर लेखक तो दहाड़े मार कर नहीं रोते, वे तो मन ही मन में रो रहे हैं, लेकिन छोटा भाई रो रहे थे, दोनों के दोनों। कुछ देर फैसला करने के बाद सोचा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। लेखक ने सोचा मैं अंदर जाकर चिट्ठियां निकालूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। उन लोगों ने धोतियों और रस्सियों में गांठें लगाकर, उनके पास धोतियां थी, देखिए, एक धोती छोटे भाई की, एक धोती लेखक की खुद की, एक धोती चने वाली, एक और धोती चने वाली छोटे भाई की। इस तरह से 4-5 धोतियां मिल गई। धोती समझते हैं ना आप? धोती, धोती कुर्ता एक ड्रेस है, एक पहनावा है भारत का। तो ये रस्सी के सहारे किसी तरह गांठें लगाकर तैयार की। उसमें डंडा बांधा एक छोर पर, और डंडा बांधकर कुएं में गिरा दिया, और दूसरी छोर को एक लकड़ी से बांध दिया। लकड़ी से यानी वो रहता है वहाँ पर एक कुएं में एक ऐसी बहुत बड़ा डंडा रहता है बच्चों, जिसमें घिरनी फिक्स रहती है, जिसकी सहायता से हम पानी खींचते हैं। तो उससे बांध दिया। नीचे देखा तो सांप फन फैला कर बैठा था। लेखक धीरे 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 वो धोतियों के सहारे नीचे उतरने लगे। सांप के फन की तरफ लेखक की आंखें टिकी हुई थी। नीचे डंडा चलाने का स्थान नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट्स, जो कच्चे कुएं रहते हैं ना, उनका व्यास मतलब गोलाई थोड़ी कम रहती है, तो डंडा घुमाने के लिए कहीं जगह ही नहीं थी। लेखक को अपनी योजना जो थी ना, वो असफल होती हुई नजर आ रही थी। डर रहे थे। 2 चिट्ठियां सांप की तरफ पड़ी हुई थी। एक चिट्ठी लेखक के पास पड़ी थी, मतलब लेखक कुएं में उतर चुके हैं, लेकिन अभी तक सांप ने हमला नहीं किया था। इसलिए लेखक ने भी डंडे से फन को दबाने का प्रयास नहीं किया। डंडा से नहीं, डंडे से फन को दबाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि सांप ने हमला थोड़ी किया था। डंडे को लेखक ने जैसे ही सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की तरफ आगे बढ़ाया, सांप ने अपना विष छोड़ दिया वो डंडे पर, जहर। डंडा लेखक के हाथ से छूट गया, वो जहर देखते ही। सांप ने डंडे के ऊपर 3 प्रहार किए, 1 2 3, 3 बार डसा। किसे डसा? डंडे को। छोटा भाई ऊपर ही है बच्चों, उसको लग रहा था मेरे भाई का काम तमाम, मेरा भाई गया, मेरे भाई को सांप ने डस लिया, ऐसा सोचा कल्पनात्मक तौर पर, और जोर जोर से रोने लगा। झांक कर नहीं देखा कि एक्चुअली क्या हुआ। तो इस तरह से लेखक ने डंडा पटक दिया, और लेखक की ओर खींच आने की वजह से सांप के और वो डंडे के दोनों के स्थान बदल गए। लेखक ने तुरंत लिफाफे, पोस्ट कार्ड उठाए फटाफट, और धोती वाली रस्सी से बांध दिया, जिससे छोटे भाई ने ऊपर की ओर खींच लिया। लेखक का निशान, लेखक को नहीं, उनका डंडा सांप के पास गिरा था। लेखक का निशान यानी लेखक का जो नारायण वाहन था, वो तो सांप के पास था। उसे निकालने में लेखक को बहुत कठिनाई हुई। अब निकल तो गई चिट्ठियां, लेकिन निकालने के बाद हाथों के बल चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लेखक काफी थक चुके थे। 11 वर्ष की उम्र में 36 फुट ऊपर चढ़ना, बाप रे। किसी तरह वे ऊपर आए। ऊपर आते बिल्कुल चारों खाने चित्त लेटे रहे थोड़ी देर, और एक लड़के ने, जिसने लेखक को कुएं में से ऊपर चढ़ते हुए देखा था, उसे लेखक ने कहा कि भाई ये बात राज ही रहने देना, किसी को बताना नहीं, और किसी को न बताने के लिए राजी किया। 10वीं पास करने के बाद, मतलब मैट्रिक पास करने के बाद, लेखक ने खुद ही ये घटना अपनी माँ को सुनाई, तो माँ ने बड़े प्यार से उन्हें गोदी में बिठा लिया। अब माँ तो माँ ही होती है ना। सुन लिया, खुशी के आंसू रो पड़ी होगी या आश्चर्य के आंसू रो पड़ी होगी, और अपने बच्चे को गोद में बिठा लिया। लेखक की भी बात अपने पेट में रखने की दाद देनी चाहिए कि लेखक तो 11 साल के थे,
अब 10th पास करते करते कम से कम 2-3 साल तो लग ही गए होंगे। तो इतने सालों तक वो बात छुपाए रखना और अंत में 10th पास करने के बाद माँ को बताना। तो माँ ने उन्हें गले लगा लिया, उन्हें अपनी गोदी में बैठा लिया और इस तरह से ये रोमांचकारी पाठ यहीं समाप्त होता है। इसके बाद इसमें कुछ समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्द मतलब ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं बच्चों, तो प्रश्नों के उत्तर देते समय शब्दों के अर्थ हमको मतलब हमारे ऑन वर्ड्स में लिखे गए आंसर्स में होने चाहिए, समझ में आना चाहिए, वो लिखने का प्रयास होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि वो नेट सेट की जो चीटिंग करके जो आप आंसर लिख देते हैं, तो वो तो तुरंत क्लिक हो जाता है टीचर्स को तुरंत कि ये तो सब छपा हुआ काम है, छापा हुआ। तो वैसा नहीं होना चाहिए। पकड़े जाते हो आप, कोई मतलब नहीं है। इज्जत का ख्याल रखो अपनी, और जो टीचर ने बताया है, टीचर ने जो समझाया वही लिखा करो बच्चों प्लीज़। तो यहाँ देखो कुछ समानार्थी शब्द हैं। उझकना यानी उचकना, प्रतिध्वनि यानी किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाली उसी से उत्पन्न शब्द, नादिया बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्ट होकर वही आवाज़ फिर से आती है। किलोले करना यानी क्रीड़ा करना, मृग समूह यानी हिरणों का झुंड, प्रवृत्ति यानी मन का किसी विषय की तरफ झुक जाना। वैसे प्रवृत्ति यानी स्वभाव ही होता है। मृग शावक यानी हिरण का बच्चा, ढांडे मारना यानी जोर जोर से रोना, उद्वेग यानी क्या तो व्याकुलता, बेचैनी, कपोल यानी क्या तो कपोल यानी गाल, दुधारी दो तरफ धार वाली, इधर से भी और उधर से भी। लेखक के मन में दुधारी तलवार चल रही थी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कब? जब चिट्ठियां कुएं में गिर गई तब। दृढ़ यानी क्या तो निश्चय, पक्का। आलिंगन गले लगाना, आश्वासन भरोसा, अग्रभाग अगला हिस्सा, प्रतिद्वंदी यानी विपक्षी, परिधि घेरा मतलब गोलाई व्यास, एकाग्रचित्ता यानी बिल्कुल स्थिर चित्त, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सूझ यानी उपाय, समकोण यानी 90 डिग्री का कोण, चक्षु श्रवा एक शब्द है पाठ में, मतलब है आंखों से सुनने वाला। चक्षु यानी आंखें, श्रवा यानी सुनना। आकाश सुमन यानी कोरी कल्पना। पैंतरा, पैंतरा यानी क्या कंडीशन, स्थिति, दशा। अचूक यानी खाली न जाने वाला। अवलंबन यानी सहारा। और कायल यानी मानने वाला, मैं तुम्हारा कायल हूँ, मैं आपको मान गया, मतलब इसका मतलब ये है। तो ये थे कुछ समानार्थी शब्द। पाठ स्मृति श्री राम शर्मा द्वारा लिखित, उसका सार एक नहीं 2 बार समझाया, मीट में समझाया, ऑडियो वीडियो पीपीटी विथ लिंक भेजकर समझा रही हूँ। और लगता है मुझे कि इतना बताने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब आज का पीरियड यहीं समाप्त होता है। बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करो।